हाँ जी, आईटीएफ में हमने ग्राफ वगैरह, प्रिंसिपल, रेंज, डोमेन ये सब देख लिया था, और अब उसके आगे उस पर बात करते हैं। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, देखो इसकी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। इसकी रेंज क्या थी, ओपन -π/2 से π/2। इसकी रेंज क्या थी, क्लोज -π/2 से π/2 -0। यही थी ना तीनों की रेंज। यस सर। और बाकी जो तीन फंक्शन थे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज थी क्लोज 0 से पाए, इसकी थी ओपन 0 से पाए, और इसकी थी क्लोज 0 से पाए -π/2। तो अल्टीमेटली मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो तीन फंक्शन है ना, इनकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच होती है, ठीक है ना। इन तीनों की रेंज -π/2 से π/2 के बीच होती है। दैट इज थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इनका जो खेल है ना, इनका जो गेम चलता है वो -π/2 से π/2 के बीच चलता है, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में, ठीक है। और इनकी क्या खासियत है, ये चलते हैं 0 से पाई के बीच, ये चलते हैं 0 से पाई के, फर्स्ट और सेकंड को। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी मदद से हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे अच्छे से, क्वेश्चंस में हमें समझने में आसानी होगी कि भाई इनकी जो रेंज है इन तीनों की, ये -π/2 से π/2 फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है, और इनका जो गेम चलता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है। सही है। यस सर। तो इसको ध्यान रखे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे चलते, ये नोट कर लिया सबने? सर एक मिनट। यस सर। कर लो। सर हो गया। ठीक। अब देखो, अभी हमने उस दिन सिर्फ ये देखा कि साइन, कोस, टेन, कोट को इन्वर्टिबल कैसे बनाया जाता है। उनका एक पोर्शन लिया, उसको 1/1/2 बनाया, मतलब 1 बाइजेक्टिव बना दिया, इतना ही लिया कि जिसमें 1/1/2 हो, कोडोमेन फिक्स करे उनके, और इस तरह से इनवर्स फंक्शन डिफाइंड हुए। तो हमें इनवर्स फंक्शन के अभी तो डोमेन, रेंज और ग्राफ, बस यही पता है। मीनिंग क्या है इसका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स मतलब, तो उस चीज पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे समझे मैं क्या कहना चाहता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल whose साइन वैल्यू इज x। ठीक है, ये लाइन दिमाग में रखें, कहना क्या चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या है। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है। कौन सा एंगल है, जिसकी साइन वैल्यू, मतलब जिसका साइन लेने पे एक्स आता है। जैसे सपोज किसी ने कहा सर साइन इनवर्स हाफ क्या है, मेरे दिमाग में यही डेफिनेशन चल रही है। मैंने कहा साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है, तो लेट द एंगल इज थीटा, और वो ऐसा एंगल है जिसकी साइन लेने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हाफ आनी चाहिए। बात समझ में आई आपको कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है
और वो एक ऐसा एंगल है जिसका अगर साइन ले तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ एक्स आएगी। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, क्लियर है? यस सर। अब दिक्कत पता है क्या है, अब दिक्कत ये है कि साइन थीटा हाफ अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री 2 में चला जाऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और मैं आपसे पूछूं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप कहोगे सर इस पे तो π/6 भी आएगा, 5π/6 पे भी साइन हाफ होता है, 2π + π/6 13π/6 पे भी हाफ होता है। इस तरह से आप तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दोगे इसके। यस सर। लेकिन आप समझे नहीं अभी, आप सोचो कि ये साइन अब खुला नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमने इनवर्स डिफाइन कब करा था, जब साइन को हमने काटा था। कहां से कहां के बीच में काटा था, -π/2 से π/2 के बीच काटा था। तो जब आपको पता है कि साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच है, तो क्या आप एंगल 5π/6 कॉट कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर सकते। मतलब आपको जो थीटा का आंसर देना है वो -π/2 से π/2 के बीच ही देना पड़ेगा। इसलिए यहां से आपका आंसर आएगा थीटा बराबर π/6। अल्टीमेटली आप ये कहोगे कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या है, π/6। बात समझ में आई? तो ये ना शुरू में शुरुआत के 1-2 दिन आपको टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपसे कुछ भी पूछ लिया सेक इनवर्स 2 क्या है, तो शुरू में आपको टाइम लगेगा। आप पहले तो ये सोचोगे कि सेक इनवर्स ऑफ समथिंग एक एंगल है, उस एंगल का सेक कितना है, अच्छा सेक कितना है, फिर एंगल कौन सा होगा, तो उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच वो कौन सा एंगल है, वो आपको आंसर देना होता है। तो स्टार्टिंग में इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना, लेकिन आप दें उसको, जल्दबाजी कोई चीज की ना करें, किसी चीज की गलती नहीं करनी, समझे इस चीज को, क्योंकि ये एकदम वही बात है, बेसिक ABCD वाली बात है इनवर्स की, कि जब हमें यही नहीं पता होगा साइन की वैल्यू क्या है, तो हम बात आगे क्या करेंगे इनवर्स में। तो शुरुआत में ही आपको समझना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो दोबारा समझे, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन π/6 क्या होता था, हाफ होता था। तो ये इसका इनपुट है x और ये इसका आउटपुट है y। अब हमने इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करा, तो इनवर्स के अंदर y इसका इनपुट आ जाएगा और ये इसका आउटपुट बन जाएगा। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। बात समझ में आती है? तो आप ये सोचो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हम एक एंगल रखते थे थीटा, तो एक वैल्यू आती थी आपकी। अब इनवर्स ट्रिग्नो का अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नो के अंदर हम एक वैल्यू रखते हैं, उससे कोई एक एंगल आएगा। तो अगेन आपसे कभी भी टी इनवर्स कुछ पूछा जाए तो आप क्या सोचोगे कि टी इनवर्स कुछ एक एंगल है जिसका टी लेने पे अंदर वाली वैल्यू आती है। तो वही तो मैंने कहा कि साइन इनवर्स एक्स, टी इनवर्स एक्स एक एंगल है जिसका टी लेने पे, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, tan to tan लेने पे वो वैल्यू आती है। बात समझ में आई कि साइन में थीटा π/6 ज्यादा हाफ मिला, इसमें हाफ ज्यादा तो π/6 मिला। बट लफड़ा क्या है, दैट थीटा शुड लाई इन द प्रिंसिपल रेंज। तो ये जो सारी कहानी मैंने समझाई, इस कहानी का जो सार है वो ये है, टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल इन प्रिंसिपल रेंज, ये भी लिखना जरूरी है, प्रिंसिपल रेंज of T inverse whose sine is, T inverse is an angle, ये in principal range ब्रैकेट में लिख दिया, whose T value is x। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। हाँ जी, हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। आपको अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 भी लगानी है ना, तो कम से कम आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, तभी तो आप एंगल्स पे वैल्यू बताओगे, अदरवाइज कैसे बताओगे? ठीक है, तो ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, चलो भाई रब करके चले आगे। यस सर।
अगर Yes, sir. आप ये समझ गए तो इस पे अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि कहानी और क्लियर होगी, है ना, क्योंकि बेसिक कोई भी चीज का होता है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाद में तो चलो चीजों को आप कैसे मर्जी डील करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, हम थोड़ा फास्ट भी चलते हैं। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक, मान लो पहले मैंने आपसे पूछा वैल्यू बता दो कॉसेक इनवर्स 2/√3 की। तो जैसे ही मैंने पूछा आपके मन में मेरी वो लाइन दौड़नी चाहिए कि कॉसेक इनवर्स 2/√3 इज एंगल हुज कोसेक वैल्यू इज 2/√3। अब जनरली हम साइन कोस 10 में डील करते हैं, तो हम कोसेक कोसेक को उल्टा करके तो देखते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं हुज कोसेक वैल्यू इज 2/√3, मतलब हुज साइन वैल्यू इज 3/√2। Yes, sir. तो अब आप सोचोगे कि अच्छा ये एक ऐसा एंगल है जिसका कोसेक लेने पे 2/√3 आता है और जिसका साइन लेने पे √3/2 आता है। अच्छा, तो साइन √3/2 और एंगल कौन सी रेंज में देना है? -π/2 से π/2। तो -π/2 से 0 के बीच होगा एंगल या 0 से π/2 होगा? क्योंकि अगर -π/2 से 0 होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी। बट ये 2/√3 तो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पे √3/2 आता है, π/3 आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? π/3 होगी। बात समझ में आई? Yes, sir. चलो, Yes, sir. सेक इनवर्स 2 क्या होगा? तो सेक इनवर्स 2 एक ऐसा एंगल है, लेट थीटा, whose sec value is 2. Sec value is 2, it means cos value is half. बट आपको पता है थीटा शुड लाई इन 0 to π। बताया था मैंने अभी कि cos, sec और कोट ये 0 से π में दौड़ते हैं और साइन, tan और कोसेक ये -π/2 से π में दौड़ते हैं। तो आपको ये बगल में दिमाग में रखना है कि आपको 0 से π का एंगल बताना है। तो 0 से π में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो थीटा का आंसर कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो, कोट इनवर्स -√3। अब यहां कईयों को तकलीफ होगी, जरा बताएंगे आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा? Sir, pi. पाई Pi. फाई। अच्छा, एक आंसर तो आ गया, देखो फाई। Sir, 5π/6. एक आंसर आ गया 5π/6। एक एक आंसर मैं दे देता हूं -π/6। और कुछ किसी का आ रहा है? Sir, C आ रहा है वो pi गलती से बोल दी। अच्छा, अब तेरा सी आ रहा है, तेरे दो आ रहे हैं मतलब है। चलो इधर आ जाओ, है ना, मुझे पता था ये होता है ऑब्वियसली। ध्यान से सुने, जो बात बताई है ना, अगर आपके दिल को वो छू गई तो आपसे क्वेश्चन में गलती हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अभी भी आपने बात को मन में उतारा नहीं है। बात क्या है कि कॉट इनवर्स -√3 एक ऐसा एंगल है जिसका कॉट लेने पे -√3 आएगा। बट कान खड़े होने चाहिए, वो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से π के बीच, तुरंत 0 से π के बीच। कॉट थीटा -√3 सुनते ही ना मेरे दिल में भी पहला जवाब यही आता है, -π/6। क्यों? कॉट थीटा -√3, tan थीटा -1/√3। अच्छा, तो -π/6। अरे सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कॉट -π/6 -√3 होता है। बट कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से π। ये फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में दौड़ता है, तो आप इसका आंसर -π/6 कैसे दे सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने कहा फाई मतलब दुनिया में ऐसा कोई एंगल ही नहीं है कोट जिसकी वैल्यू -√3 होती हो। अरे ये तो बहुत अजीब बात कर दिया आपने।
कॉट की रेंज क्या होती है, आर होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो माइनस रूट थ्री भी उसकी रेंज में आएगा, माइनस रूट थ्री रेंज में आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई डोमेन में इनपुट भी होगा। तुम कह रहे हो 5, तो ये भी गलत हो गया। अब दोबारा आओ पिक्चर में कि आपको ये सोचना है एक ऐसा एंगल जिसकी कॉट की वैल्यू माइनस रूट थ्री हो, या ये बोलो टेन की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री हो। अब आप सोचो टेन की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री, बट एंगल एंगल दिमाग में जोड़ना चाहिए, दैट लाइज बिटवीन 0 टू पाई। ये लाइन भूल जाते हैं लोग, प्रिंसिपल रेंज। तो 0 से पाई में सर कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें 10 की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री आएगी? तो पहले तो दिमाग लड़ाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 10 नेगेटिव नहीं हो सकता। इससे आपको यह पता चल गया, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। अब यह पता करो सेकंड क्वाड्रेंट का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी 10 वैल्यू माइनस वन बाय रूट थ्री होती है। फिर आप सोचोगे, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन थीटा बराबर अगर मैं माइनस वन बाय रूट थ्री करता हूं, मतलब थीटा पाई बाय सिक्स, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स करके आपको समझ में आ जाएगा कि 5 पाई बाय सिक्स आपका एंगल होगा, क्योंकि 10 5 पाई बाय सिक्स को आप सोचोगे कि 10 5 पाई बाय सिक्स कितना होता है, 10 पाई माइनस पाई बाय सिक्स, 10 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो 10 होता है नेगेटिव और पाई की वजह से नो चेंज, माइनस 10 पाई बाय सिक्स, तो आंसर माइनस वन बाय रूट थ्री आएगा। तब आपको समझ में आएगा अच्छा थीटा 5 पाई बाय सिक्स है। अब ये बेसिक ट्रिको तो आनी ही चाहिए। अब कोई बच्चा कहे मुझे तो सर यही नहीं पता 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, या मुझे पाई बाय सिक्स पे वैल्यू ही नहीं पता, तो फिर भैया उसके लिए तो इनवर्स नहीं है अभी, है ना। तो आप फिर तुरंत आपने ये चीज तो सोची, साथ ये भी सोचनी है कि थीटा कहां से कहां होना है। फिर आपने सोचा 0 से पाई बाय 2 हो नहीं सकता सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर आपने सोचा सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू डी होती है, तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। बात समझ में आई? यस तो शुरू में ये एंगल बताने में हो सकता है आपको कुछ आधा मिनट, एक मिनट, डेढ़ मिनट, सेकंड्स कुछ लगे, बट लगाएं, गलती ना करें। दूसरी चीज, इसको करने का एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, है ना, वो भी थोड़ी देर बाद प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन अभी शॉर्टकट समझ लें। मेथड 2 क्या है, कभी भी माइनस आए ना, माइनस अंदर माइनस आए, एक बात बताओ, अगर अंदर प्लस आया, ठीक है, तो चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा, क्योंकि या तो एंगल 0 से पाई होता है या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाले में बाकी 3 नेगेटिव होते हैं, पाई बाय 2 से पाई में बाकी 3 नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, तो अगर अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तब तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है। यस अगर अंदर एंगल नेगेटिव आएगा, सपोज साइन के अंदर होता साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो मैं तुरंत बता देता इसका आंसर माइनस पाई बाय सिक्स होगा, क्योंकि साइन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दौड़ता है, तो इसका आंसर माइनस पाई बाय सिक्स होगा। तो पॉजिटिव एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। अगर नेगेटिव है, आगे आगे नेगेटिव है, तो साइन 10 और कोसेक जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दौड़ते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाला जो एंगल है उसके आगे नेगेटिव लगा दो सीधा। और जो कोट सेक और कोसेक कोस बचे, उसमें क्या करो, जब नेगेटिव आ जाए ना तो नेगेटिव को भूल जाओ, एक बार आप पॉजिटिव के लिए वैल्यू निकाल लो। अगर मैं आपसे पूछूं कॉट इनवर्स रूट थ्री है, तो उसकी एंगल बता दोगे आप तुरंत पाई बाय सिक्स होगा। यस सर। तो इन तीनों में कॉट, कोस और वो जो 0 से पाई दौड़ते हैं, इन तीनों की बात कर रहा हूं। अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव भूल जाओ, पॉजिटिव के लिए निकाल लो, और जो वैल्यू आए उसको पाई में से घटा दो। तो जैसे इसमें आपने बोला कि कॉट इनवर्स रूट थ्री अगर होता, तो आपको पता है थीटा पाई बाय सिक्स होता, तो आपने पाई में से पाई बाय सिक्स घटा दिया, तो आपका आंसर आ गया 5 पाई बाय सिक्स, वो आपका कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है इनमें, कॉट में, कॉस में, सेक में, कि जैसे कॉस कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ये भी प्रूव भी हो जाएगी। तो इसलिए इनमें माइनस वाले केस में माइनस को भूल जाओ, प्लस का आंसर निकाल लो और पाई में से घटा दो, आपका तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो
मान लो मैंने आपसे पूछा sec इनवर्स -2/√3, तो या तो आप सोचो अब sec के अंदर नेगेटिव आ गया, तो sec इनवर्स -2/√3 एक ऐसा एंगल जिसका sec -2/√3 मतलब जिसका cos -√3/2। अब cos का एंगल 0 से पाई देना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे cos -√3/2 देगा, तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस √3/2 कितना होता है 60 होता है और 30 होता है cos पे, है ना, तो 5π/6 एंगल आ जाएगा इसका। और अगर किसी बच्चे को लगता है यार ये थोड़ा मुश्किल है, हालांकि मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ट्रिको है, तो मैंने क्या बताया शॉर्टकट कि माइनस को भूल जाओ, प्लस का आंसर निकालो, तो sec इनवर्स 2/√3 मतलब cos इनवर्स 2√3/2, cos इनवर्स √3/2 मतलब एंगल π/6, जो एंगल आया उसको पाई में से घटा दो, तो भी आपका यही आता है। ठीक है, यस सर। चलो हाँ जी, साइन इनवर्स π/2 क्या होगा, तो कुछ लोग ना अभी आज तो नहीं, कभी ऐसे रात को उठा के पूछ लो या कभी एग्जाम चल रहा होगा तो तुरंत उसके दिमाग में अरे 1, क्यों साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स π/2 1 हो गया, मतलब ऐसा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा दौड़ता है। तो साइन π/2 1 होता है, साइन इनवर्स π/2 1 थोड़ी होता है, बात क्लियर है। यस ठीक है ना, तो साइन π/2 1 है तो साइन इनवर्स 1π/2 होगा, ये बात तो सही है, साइन इनवर्स π/2 1 थोड़ी हो जाएगा, तो पहली बात तो ये जजमेंट ना दे। दूसरी चीज, अब आप इसको देखें पाई क्या होता है, पाई लगभग π/2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है, बताया था ना मैंने आपको। यस सर। बट जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वो तो -1 से 1 ही होता है, तो 1 से बड़ी चीज इसके अंदर रख ही नहीं सकते, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है, इसके डोमेन में ही नहीं है। अब तुम ln के डोमेन में -2 रख के पूछो क्या होगा तो उसको कोई आंसर थोड़ी आएगा, वही बात है, इसका डोमेन ही नहीं है तो इसका आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। cos इनवर्स पाई का आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, cos इनवर्स का डोमेन ही -1 से 1 है। लो साइन इनवर्स के अंदर π/6 क्या होगा? अब कुछ लोग यहां पे भी चिल्लाएंगे नॉट डिफाइंड, तो भैया नॉट डिफाइंड क्यों होगा भाई, पाई की वैल्यू तो लगभग 3.14 होती है, तो बटा 6 की वैल्यू लगभग हाफ हो जाएगी, तो -1 से 1 इसके डोमेन में है तो वैल्यू तो डोमेन में है तो डिफाइंड तो है ही। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे मुंह फाड़ के सोच रहे हैं कि हाफ बोल दूं हाफ, वो थोड़ा सब्र रखें, वो सोचे साइन की वैल्यू π/6 पे हाफ होती है, तो इनवर्स की हाफ पे π/6 होनी थी, इनवर्स की π/6 पे हाफ थोड़ी बोल दोगे, तो वो भी थोड़ा सब्र रखें। फिर बेसिक से अगेन सोचें, साइन इनवर्स समथिंग इज एन एंगल, obviously that something should lie in the domain, है ना, sin inverse something is an angle whose sin value is that something, यही बताया आपको बेसिक। तो अब आप सोचो ऐसा कौन सा एंगल है -π/2 से π/2 प्रिंसिपल रेंज के बीच जिसका साइन लेने पे वैल्यू π/6 आती हो, तो ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड एंगल हम जानते ही नहीं ना, बोलो। यस सर। तो बस आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये एंगल साइन इनवर्स π/6 ही है। अब क्या करें भाई, इसका एग्जैक्ट हमें नहीं, लेकिन आंसर तो है, नॉट डिफाइंड थोड़ी बोल दोगे, तो बस यही है वो एंगल जिसका साइन लेने पे π/6 आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, क्लियर है? सर ये वाला पार्ट एक बार दोबारा से समझा दो, साइन इनवर्स π/6 वाला। क्या समझना है इसमें भाई, साइन इनवर्स π/6 डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, पहले तो तुम ये बताओ।
सर मतलब इसे क्या बोला सर, आवाज नहीं आई। अरे भाई साइन इनवर्स पाई बाय 6 नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा इसकी तरह, ये पूछा मैंने। नो सर, नहीं नहीं होगा होगा। सर। अब क्या इसकी वैल्यू हाफ होगी? सर नो सर, नो सर। वो तो सर साइन, साइन पाई बाय 6 की होती है। हाँ तो साइन इनवर्स पाई बाय 6 एक ऐसा एंगल है जिसकी साइन लेने पे वैल्यू पाई बाय 6 आएगी। तो तुम कोई ऐसा एंगल स्टैंडर्ड जानते हो जिसकी वैल्यू पाई बाय 6 आएगी साइन लेने पे? साइन थीटा बराबर पाई बाय 6 को जानते हो नो क्या? सर। नहीं जानते तो बस एंगल को ऐसे ही लिख दो। अब नहीं जानते तो क्या करें, है तो है ना एंगल दुनिया में, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो। ये अरे भूल गए क्या यार, साइन थीटा बराबर वन ओके बाई सर, थ्री आता थैंक था, यू सर। तो थीटा को साइन इनवर्स 1/3 नहीं लिखते थे क्या? हम्म। आ गया सर समझ। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि साइन थीटा हाफ आ गया तो आप बोलते थे थीटा पाई बाय 6 है, लेकिन साइन थीटा 1/3 आ गया तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो साइन इनवर्स 1/3 लिखते थे एंगल को, कोई नहीं लिखते थे। सर लिख सकते हैं सर। तो बस वही बात है कि साइन इनवर्स पाई बाय 6 यही है बस एंगल, और क्या। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं पूछूं आपसे सेक इनवर्स 1/3 क्या होगा? यही हो जाएगा एंगल। नो सर, Yes, नॉट sir. डिफाइंड होगा। Not defined. Not defined होगा. डिफाइंड होगा सर ये तो। ये इसके डोमेन में ही नहीं है, इसका डोमेन ही -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है, तो इसके डोमेन में ही नहीं है, बात ही खत्म। या तुम ऐसा सोच लो, चलो तुमने मान भी लिया थीटा, तो ये एक ऐसा एंगल है जिसका सेक लेने पे 1/3 आता है, तो दुनिया में किसी एंगल का सेक 1/3 होता है क्या? सेक की रेंज ही -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है, तो ऐसा कोई एंगल पॉसिबल नहीं है। नहीं है मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गया कि ट्रिगो इनवर्स एक्स का क्या मीनिंग है, उसका क्या डोमेन है, क्या रेंज है, क्या ग्राफ है, और कैसे एंगल निकालते हैं। प्रिंसिपल रेंज का ही आंसर देना होता है। आप निकाल पाओ स्टैंडर्ड तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उसको एज इट इज लिख दो। ऐसा ना हो कि वो एंगल प्रिंसिपल रेंज में हो ही ना, आप वो गलत आंसर ना दें। दूसरा जो इनपुट है वो डोमेन में ना हो, पता चले वो डिफाइंड ही ना हो और उसका तुम जबरदस्ती कोई आंसर दे रहे हो। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z is given to you 3π/2, then value of first part xy plus yz plus zx, second part x raised to power 101 plus y raised to power 101 plus z raised to power 101 minus 3 upon x raised to power 100 plus y raised to power 100 plus z raised to power 100, इनकी वैल्यू होता है। ठीक, नाउ चलो ये तो बात की बात है, एक्स वाई जेड तो निकालना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन अगर आप सोचोगे तो ये 3 वेरिएबल है, और बेसिक मैथ्स का रूल है कि अगर आपको 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल सॉल्व करने होते हैं तो आपको 3 वेरिएबल इक्वेशन दिए होने चाहिए। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस कैन बी सॉल्व, बट एक वेरिएबल एक इक्वेशन 3 वेरिएबल इन जनरल तो सॉल्व होते नहीं है। बट प्रॉब्लम फिर भी आ गया, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसी चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ x² + y² + z² बराबर 0 है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब x y बराबर z तीनों 0 होंगे, तो वहां तो एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल आगे, इन जनरल नहीं आते। वैसे यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, तो ये तीनों साइन इनवर्स अलग अलग
मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी औकात में बाहर होने की कोशिश करेंगे तो π/2 तक ही तो जा सकते हैं तीनों मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो अगर इन तीनों का मैक्सिमम से मैक्सिमम सम निकालें तब जाके 3π/2 होगा, और दे रखा है कि वो 3π/2 है। इट मींस इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन जब तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करें, तीनों π/2 हो, क्योंकि इसके अलावा तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और तीनों π/2 हो मतलब x भी 1 हो, y भी 1 हो और z भी 1 हो, क्योंकि साइन इनवर्स 1 पे π/2 होता है। तो 1 1 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1 + 1 + 1। इसका आंसर कितना आ गया 3। इसका आंसर 1 + 1 + 1 - 3/1 + 1 + 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 - 1 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रश्न? Yes, sir. यस सर। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चलें आगे। यस सर। ठीक, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, है ना। सारा चैप्टर का खेल जो है ना प्रॉपर्टीज पे टिका हुआ है। शुरू में 3-4 तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इजी सी, तो पहले अपन वो पढ़ के उस पे बेस्ड जनरल क्वेश्चंस करेंगे जो फंक्शन में हमने ITF की वजह से नहीं कर पाए, डोमेन, रेंज और ये सब नॉर्मल सब बिग्स क्वेश्चन, ठीक है। देन जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे और फिर उस पर 1 बाय 1 प्रॉपर्टी पढ़ के एग्जाम्पल्स करेंगे आगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, फर्स्ट साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, और cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x होता है। वैसे भी मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, याद हो तो, जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे कि ये तीनों फंक्शन ओड होते हैं। तीनों के ग्राफ से ही आप देख सकते हो कि ये तीनों फंक्शन ओड हैं, और ओड फंक्शन की खासियत यही होती है कि f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ fx हो जाता है। तो इन तीनों में x बाहर आ जाएगा। Yes, sir. और बाकी तीन आपको बताया था क्या होते हैं, नैनो होते हैं। नैनो कौन कौन से? कॉस इनवर्स जो 0 से π/2 की 0 से पाई दौड़ते हैं, जो भाई दो ग्रुप है एक तरह से इसमें। एक ये ग्रुप है जो -π/2 से π/2 की दौड़ लगाते हैं, एक जो 0 से पाई लगाते हैं। अब 0 से पाई वाले कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड कॉट इनवर्स -x। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होते हैं। मैंने अभी बताया भी था आपको 2 मिनट पहले, अभी प्रूव कर देते हैं एक आध को। ये पाई माइनस होते हैं। तो इसीलिए देखो अभी जब हम प्रॉब्लम में वैल्यू बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर पॉजिटिव है आर्ग्यूमेंट, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, cot इनवर्स कुछ भी है, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। तो तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी जानते ही हैं स्टैंडर्ड π/6, π/4, π/3 पे वैल्यूज, तो आंसर आ जाएगा। अगर माइनस आ गया तो साइन tan कोसेक में कोई लफड़ा नहीं है, उसमें तो माइनस बाहर निकाल लो, सीधा आंसर आ जाता है। लेकिन इनमें क्या करो, या तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल सोचो, ऐसे सोचने में अगर दिक्कत आती है या थोड़ा टाइम लगता है तो आप माइनस को भूल जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोच लो, पाई में से उसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही बताया था हमने, क्योंकि ये तीनों फंक्शंस आपके नैनो थे। और इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। जैसे मान लो कोस का ग्राफ देख लो आप, प्रूफ मतलब एक जनरल आइडिया, मतलब ग्राफिकली आप चीजों को फील करना सीखो। जैसे मान लो यार ये कॉस का ग्राफ था, है ना, ये कॉस का ग्राफ था, ये वाला पॉइंट आपको पता ना π/2 था। अगर मान लो मैं इससे नीचे आऊं, सॉरी, या अगर मैं ये कहूं यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहां पे मैं x लेंथ इधर गया 0 से, और यही अगर मैं x लेंथ इधर जाऊं तो वैल्यू जो आपकी आएगी पॉइंट यहां पे, यहां से x लेंथ में गया ऊपर,
यहाँ से जो पॉइंट आया तो वहां से जो वाई कोऑर्डिनेट आया, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी सिमेट्री से? अभी 0 से मैं x आगे गया, यस सर, तो एक पॉइंट गया, 0 से x आगे गया, एक पॉइंट मिला, उसका वाई कोऑर्डिनेट और इस π/2 के बीच का जो गैप है, फिर 0 से पीछे गया मैं x, वहां से पॉइंट पे गया, उस पॉइंट से वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का पूरा वाई कोऑर्डिनेट और इस π/2 के बीच का गैप, ये दोनों बराबर होंगे सिमेट्री से? यस सर। तो देखो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, पूरी लेंथ ये होगी cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पे वैल्यू cos इनवर्स ऑफ माइनस, उसमें से कितना घटा दिया π/2 इक्वल्स टू ये लेंथ कितनी होगी cos इनवर्स ऑफ x और ये π/2, तो ये वाली क्या बचेगी π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। बोल सकते हो भाई? तो देखो यहां से बहुत क्लियरली आपको पता चल गया कि ये पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। आप चेक भी कर सकते हो कोई भी वैल्यू लेके, जैसे मान लो x की वैल्यू हाफ रखी, तो cos इनवर्स x तो होता है आपका π/6 3, और माइनस हाफ रखोगे तो cos इनवर्स माइनस x जो आएगा वो आएगा आपका 2π/3, तो इन दोनों का सम हमेशा पाई ही होता है। ठीक है भाई? तो ये प्रॉपर्टी 1 हो गई आपकी माइनस एंगल वाली, कि इन तीनों में माइनस बाहर आ जाता है और इन तीनों में पाई माइनस करके लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है हमेशा। कैसे? कोई एक वैल्यू पे यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जस्टिफिकेशन। जैसे आपने x की जगह हाफ रखा, तो साइन इनवर्स हाफ, अगेन आप सोचोगे एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पे हाफ आए, एंगल भी होना चाहिए -π/2 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो π/6 आएगा। ऐसे cos इनवर्स हाफ सोचोगे तो एक ऐसा एंगल जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस लेने पे हाफ आए तो π/3, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा π/2 होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R? हाँ जी, बोलो। अरे क्या हो गया भाई? हाँ ना, कुछ जवाब तो दिया करो, तभी समझ में आएगा कि वो सुन रहा भी है कि नहीं सुन रहा। मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। यस सर, बहुत अच्छे है ना, गलत है ये। डोमेन नहीं देखेंगे सर डोमेन में रियल नंबर नहीं आता। जब उसका डोमेन ही -1 से 1 है तो आप हमेशा कैसे कह दोगे? तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है ना? तो छोटी छोटी बातें हैं, उस पर ध्यान रखें। इसका मतलब तो ये हो जाता, कल को कोई पूछता कि साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 भी π/2 हो जाए। अबे 3 इसके डोमेन में ही नहीं है, तो कुछ नहीं प्लस कुछ नहीं बराबर π/2 बोल दे हम, ऐसे कैसे बोल दे? ठीक है, तो ये बहुत माइनर चीजें हैं, ध्यान रखें। फर्स्ट, सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, इनका डोमेन R ही होता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिमिलरली आपका जो sec इनवर्स x एंड cos x इनवर्स x है, इनका भी π/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से। सेकंड प्रॉपर्टी है, दोनों के सेम आर्ग्यूमेंट हो और सम हो तो π/2 होता है। दो के जोड़े हैं, साइन कोस का, टेन कोट का, सेक कोसेक का, जिन जिनकी रेंज सेम है ना उनका जोड़ा है, तो ध्यान रखें उनका समेशन π/2 होता है सेम आर्ग्यूमेंट पे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, चले आगे। नोट कर लिया तो? यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स की।
जैसे मान लो कॉसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स ऑफ x के। कैसे, सपोज x की वैल्यू आपने रखी √3/2, तो आपको पता है साइन इनवर्स √3/2 एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पे √3/2 आए तो π/3 होगा। अगर वैसे ही आप सोचोगे कॉसेक इनवर्स 2/√3 के ऐसा एंगल, तो भी आप साइन इनवर्स √3/2 करके सोचते हो तो आंसर π/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों हमेशा ट्रू होते हैं, हमेशा मतलब डोमेन में। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 में से 0 हटा दो, क्योंकि 0 पे तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। तो -1 से 1 के लिए ट्रू है, उसमें 0 हटा दो। चलो ये तो कंडीशन हो गई, बट मोटा मोटा हम ये ध्यान रखें कि कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x होता है और साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x होता है, एक ही बात है, ठीक है। ऑल्सो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। अब इस केस में जो 1/x है ना वो -1 से 1 होगा, तो x को बोलेंगे आप -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ठीक है। यस सर। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू सेम होती है, जोड़ा होता है ये। जैसे साइन कोस का है कोसेक का है, वैसे ही आप बोलोगे सेक और उसका कि सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 में से 0 हटा दो, ठीक है। लेकिन कॉट इनवर्स 1/x हमेशा tan इनवर्स x नहीं होता, यहां लफड़ा है। यहां लफड़ा क्यों है अभी समझाता हूं मैं भाई। जैसे देखो x की वैल्यू आपने √3 रखी, तो tan इनवर्स √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आप सोचोगे π/3, कॉट इनवर्स 1/√3 तो भी आप सोचोगे आंसर π/3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन x की वैल्यू -√3 होगी तो आप क्या सोचोगे, tan इनवर्स -√3 तो एक ऐसा एंगल है जिसका tan लेने पे -√3 आएगा, तो ये -π/2 से π/2 होगा, माइनस बाहर लेके आप करोगे तो π/3 आ जाएगा। और कॉट इनवर्स -√3 करोगे तो मैंने बताया था इसका ये एंगल का जो आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच आएगा, तो इसका एंगल π कॉट इनवर्स -1/√3, तो इसका एंगल करोगे तो π - π/3 2π/3 आएगा। दोनों में फर्क आया कि नहीं आया? उसका कारण समझें कि जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो देखो साइन भी -π/2 से π/2 चलता है, कोसेक भी -π/2 से π/2 चलता है, साइन भी -π/2 से π/2 चलता है, कोसेक भी -π/2 से π/2 चलता है। अगर इनका इनपुट पॉजिटिव होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देते हैं। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव सेम सेम देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पे सेम सेम देंगे। ऐसे कॉस और सेक दोनों 0 से पाई चलते हैं, तो अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा। तो दोनों में पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव है। तो दोनों ही या तो पॉजिटिव एंगल ना देंगे आर्गुमेंट, या दोनों ही नेगेटिव, इसका मतलब दोनों ही या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देंगे या दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट का, तो भी आंसर बराबर आएगा। tan और कोट में लफड़ा क्या है भाई, tan तो चलता है यहाँ -π/2 से π/2 tan इनवर्स, और cot इनवर्स x चलता है 0 से पाई के बीच। तो अगर x इनपुट पॉजिटिव है तो ये भी फर्स्ट का देगा, ये भी फर्स्ट का देगा, सही बात है। लेकिन जहां इनपुट नेगेटिव आ गया, ये एंगल देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये एंगल देगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो इसको सेम बनाने के लिए जैसे मान लो इसका एंगल आया -π/3 और इसका एंगल कितना आया 2π/3 इधर, तो दोनों में जो गैप आएगा, गैप पाई का गैप आएगा कि नहीं आएगा? तो इस एंगल से उस एंगल तक जाने के लिए मुझे पाई जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा ये नहीं होती। क्या याद रखना है कि cot इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x होता है अगर इनपुट x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स का एंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है उसमें पाई जोड़ के ये आता है, तो tan इनवर्स x वाले में प्लस पाई जोड़ोगे तब कोट का आंसर आएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है।
सही है। तो देखो अगर आप ये चीज समझेंगे तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने भी बहुत इजी लगेंगे। ब्लाइंडली रटोगे तो फिर थोड़ी सी मतलब कभी भूल गए तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। माइनस वाले में साइन टेन और कोसेक में माइनस ओड है, बाकियों में पाई माइनस आता है। और प्लस पाई बाय 2 वाला जो बराबर पाई बाय 2 होता है वो डोमेन में सभी के लिए वैलिड है। साइन कोस का जोड़ा, टेन कोट का जोड़ा, सेक कोसेक के। इनवर्स वाले में साइन कोसेक में कोई लफड़ा नहीं है, सेक कोस में कोई लफड़ा नहीं है। कॉट और टेन में है, पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट सेम है, नेगेटिव है तो टेन फोर्थ में, ये सेकंड में, तो इधर से उधर जाना है तो पाई जोड़ो, कॉट से इधर जाना है तो पाई घटाओ। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चले, हाँ जी, यस सर। तो ये शुरुआत की बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ना, जो कोई बहुत हाई फाई नहीं है, एकदम बेसिक सी है। ध्यान रखें, मतलब ऑटोमेटिकली ध्यान रहेंगी ये तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दी। नाउ अपन कुछ जो अब तक पढ़ा है हमने, बेसिक आईटीएफ का ग्राफ, डोमेन, रेंज, उसका मीनिंग, उसके एंगल के पे वैल्यू, वैल्यू पे एंगल बताना, मतलब प्रिंसिपल रेंज में, एंड ये 3 प्रॉपर्टीज, इन सब से बेस्ड जो भी हम कॉमन से टाइप को मिक्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हेडिंग डालें इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट एग्जांपल, if sin inverse x plus cos inverse y, sin inverse y is 2 pi by 3, then cos inverse x plus cos inverse y क्या होगा? हाँ जी, क्या करें? सर 4 पाई बाई 3 आंसर। बेटा तू नशे में ज्यादा रहने लग गया, तेरा कोई इलाज थोड़ी है। सर 0 है। पाई बाय 3। तुम थोड़ा दूसरे टाइप का सर नशा पाई करने बाई लग गए। अभी क्या हो गया भाई? सर पाई बाई 3 आंसर है, पाई बाई 3 आंसर है सर। भाई साइन इनवर्स एक्स को लिखोगे पाई बाय माइनस पाई बाय 3। कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों का सम पाई बाय 2 होता है, और साइन इनवर्स एक्स वाई को लिखोगे प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। ऐसा क्यों लिखेंगे? ऑब्वियसली हमें कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई में जाना है, इसलिए लिखेंगे। इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 दे रखा है। अब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 भैया पाई हो गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 हो गया। ये पूरी पार्टी को उठा के उधर ले जाओ, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कितना हो गया? पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू पाई बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। तो देखो रेसिप्रोकल आर्गुमेंट देखते ही तुम्हारे गुलदस्ते खिलेंगे दिल में कि हाँ सर अभी प्रॉपर्टी बताई थी कॉट इनवर्स एक्स लिख दो इसको। तो गरीब जनता तो ऐसे ही करेगी, इसको कॉट इनवर्स लिख देगी, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 दे देगी, और वो गलत है, बिकॉज वो हमेशा थोड़ी ट्रू होता है। अब ठीक है, कोई एग्जाम ही ऐसा है जिसमें ऑप्शन ही नहीं है, और कोई मान लो उसको पॉजिटिव मान के ही वो कर दें तो एक अलग बात है, बट टेक्निकली तो ऐसा नहीं है। आपको क्योंकि पता है बेसिक से कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स अगर उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, और अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, 1/x नेगेटिव है मतलब x नेगेटिव है, तो tan इनवर्स का एंगल में पाई जोड़ के कॉट इनवर्स का एंगल आता है। तो दिस प्लस पाई बराबर कॉट इनवर्स x, तो ये बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स x माइनस पाई। कोई परेशानी? ये बोल सकते हैं ना अभी जो हमने समझा था कि ये इसके बराबर होता है,
हाँ जी, Yes. तो हम क्या बोलेंगे, Yes, sir. ये आ गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अगर x 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। और अगर x 0 से छोटा है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2। तो ये आएगा फाइनल आंसर आपका। ये इसका सम पाई बाई 2 है अगर x पॉजिटिव है, अगर माइनस पाई बाई 2 अगर x नेगेटिव है। ठीक है, कंडीशनल डिपेंडेंसी आएगी मतलब उस पर। मल्टीपल चॉइस है तो उस हिसाब से वो दो ऑप्शन भी बना सकते हो। ठीक है, Yes, sir. सिग्मा आई बराबर 1 से n कॉस इनवर्स अल्फा आई इक्वल्स टू दिया है आपको 0, देन फाइंड सिग्मा अल्फा आई बराबर 1 से n, क्या होगा। हाँ जी, सिग्मा आपको पता है, सिग्मा को खोलने का मतलब उसमें वेरिएबल की वैल्यूज पुट करते जाओ, और सिग्मा मतलब समीशन। तो वैल्यू 1 रखी तो आएगा cos इनवर्स अल्फा 1, 2 रखी तो क्या आएगा cos इनवर्स अल्फा 2, ऐसे n रखोगे तो लास्ट वाला आएगा cos इनवर्स अल्फा n बराबर 0। अब आपको एक चीज पता है कि जो cos इनवर्स x होता है वो तो 0 से पाई के बीच होता है। बोलो। Yes, sir. तो ये वाली टर्म भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी, ये वाली टर्म भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी, ये वाली टर्म भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी। n टर्म्स हैं, सारी की सारी 0 या 0 से बड़ी हैं, और फिर भी उसका सम 0 है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब सारी की सारी 0 होंगी। एक भी नॉन 0 हो गई तो सम तो 0 को क्रॉस कर जाएगा। Yes, sir. पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल cos इनवर्स अल्फा 1 बराबर cos इनवर्स अल्फा 2 बराबर से लेके cos इनवर्स अल्फा n की वैल्यू 0 हो जाए। और cos इनवर्स का आपको ग्राफ पता है, 0 वैल्यू मतलब इनपुट क्या हो गया 1, तो अल्फा i बराबर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर सारे अल्फा n कितने हो गए, 1 हो गए। तो आपसे क्या पूछा है, इसका समेशन पूछा है, तो इसका समेशन n हो जाएगा 1 + 1 + 1 n टाइम्स। Yes, sir. बस number of values of x satisfying the equation। ठीक है, अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए ना। अच्छा ध्यान दें, वो कह रहा है ये चीज इसके बराबर है तो कितने इसके सॉल्यूशन आएंगे। पहले तो एक बात बताओ, tan इनवर्स को अगर डिफाइन होना है तो इस रूट को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। Yes, sir. ये चीज क्या है, x² + x, इसको 0 या 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखें, अगर ये चीज 0 या 0 से बड़ी हो गई तो दोनों का सम 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़े का रूट 1 से बड़ा होगा, और साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा नंबर चाहिए नहीं होता। इसका मतलब ये चीज 0 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर 0 से बड़ी हो गई तो ये पूरा 1 से बड़ा, रूट 1 से बड़ा, साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये 0 ही हो सकता है बस।
बोलो। यस सर। तो 0 ही हो सकता है, x प्लस 1, तो यहां से 2 वैल्यू आ गई। अभी ये सॉल्यूशन नहीं आए हैं, अभी तो डोमेन आया, डोमेन क्वेश्चन का, कि 2 ही x की वैल्यू है जिस पे ये डिफाइंड है, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। नाउ चेक कर लो, 0 रखा तो tan इनवर्स 0 0, sin इनवर्स 1 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बराबर पाई बाय 2, सही बात है। ऐसे ही -1 रखा 0 प्लस पाई बाय 2 बराबर पाई बाय 2, सही बात। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर आ गया आपका 0 -1। हो सकता है कोई सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको रिजेक्ट करना पड़ता आपको। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई लोग, कोई परेशानी? नो सर। चलो, तो एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट, y is equals to cos inverse greatest integer of x, y is equals to sin inverse of e raised to power x, y is equals to cos inverse of fraction part of e raised to power x, y is equals to sin inverse of fraction part of e raised to power x, y is equals to cot inverse signum fraction part of x। ठीक है, ये ऐसे 5 छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। डोमेन रेंज बताना इसका, जो आप फंक्शन में पढ़ चुके हो, और इनवर्स के आपको डोमेन की कंडीशन पता चल गई है, तो बस सिंपल से बात है। ठीक है, चलो बाकी बातें कल करते हैं।